नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस डेटा के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा उसका नाम है पीआई इंडस्ट्रीज़। देखिए पीआई इंडस्ट्रीज़ आप सभी जानते हैं जितने सारे एग्रो केमिकल्स कंपनी है उनमें से आज नंबर 1 पोज़ीशन में पीआई इंडस्ट्रीज़ है। एक टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स आपको यूपीएल देखने को मिला था। यूपीएल नंबर 1 पोज़ीशन में था। आज यूपीएल का हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हुआ है। खराब मतलब कंपनी खराब नहीं हुआ, कंपनी के ऊपर सेल्स का प्रेशर बना, सेल्स कम हुआ, रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट बढ़ गया, तो डिमांड मार्केट में कम हुआ और सारे के चलते हैं तो इस सेक्टर में अभी हालत देखा जाए तो कंपनी हर हर केमिकल सेक्टर के ऊपर प्रेशर है। सिर्फ यही कंपनी नहीं, बाकी जितनी कंपनीज है उसके ऊपर भी प्रेशर है। तो कंपनी के देखिए डोमेस्टिकली साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी कंपनी करते हैं। ऑल कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो टोटली एग्रो केमिकल्स के ऊपर है। तो एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज में इस कंपनी नाम अच्छा खासा लेवल्स में बना चुके हैं क्योंकि कंपनी नंबर 1 होने के पीछे एक कारण है। कंपनी का जो एक्चुअली मार्केट कैप है वो 55,500 करोड़ के आसपास है। और कंपनी का देखिए पी रेशियो भी ठीक है, आरओसी आरओई भी तो ठीक ठाक लेवल्स में देखने को मिला। कर्जा एकदम जीरो डेप्थ है, एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है और बाकी देखिए हर पैरामीटर्स तो ठीक ठाक ही देखने को मिला है। अगर कंपनी के केमिकल्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखेंगे, कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो टोटली देखा जाए तो एग्रो केमिकल्स के ऊपर है। आपको वेस्ट साइड में शायद उतना कुछ नहीं मिलेगा कंपनी का, और बिजनेस में जाएंगे तो सारे डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो और बिजनेस में कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल, साथ ही साथ कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट भी यहाँ पे आपको दिखेगा, लंबा सा एक लिस्ट दिखेगा, कौन सा कैटेगरीज में कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं प्रोडक्ट, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी कंपनी में 2 पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा कंपनी का। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट तो नहीं आया मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखिए कंपनी का इस खराब सिचुएशन में, मतलब जब ऑल ओवर केमिकल्स इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रेशर है उस टाइम में भी देखिए तो कंपनी सेल्स को लगातार इंक्रीज किया, एक्सपेंस को भी मेंटेन किया और कंपनी प्रॉफिट को भी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। करीबन 1200 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट को जनरेट किया। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव में देखने को मिला। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और साथ ही साथ परसेंटेज ऑफ रिटर्न सब कुछ पॉजिटिव और बेस लेवल में देखने को मिला है। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है और कंपनी के एक इंडिकेट भी करते हैं कि कंपनी आगे बढ़ने के लिए और भी ज़्यादा पोटेंशियल गेन बना सकते हैं। कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ भी रिजर्व भी बढ़ा, कर्जा कम हुआ, कर्जा एकदम ना के बराबर बना, फिक्स एसेट भी बढ़ा और उसके साथ साथ कंपनी का CWIP कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस यहाँ पे 130 करोड़ के आसपास कंपनी का कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस देखने को मिला। तो सारे पॉइंट एक एक करके आप देखेंगे तो कंपनी में कुछ खासियत तो ऑब्वियसली है, इसीलिए कंपनी शायद एक नंबर पोजीशन में है। इसलिए इंस्टीट्यूशन भी देखिए कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर बाइंग करना स्टार्ट किया। 14% से कंपनी के ऊपर एफएस ने 19% तक होल्डिंग को इंक्रीज किया और डीएस ने 25% से 23% बनाया और पब्लिक के पास बाकी से बाकी होल्डिंग्स देखने को मिला। तो कंपनीज के जो चार्ट पैटर्न्स है उसको दिखाने से पहले कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले के क्या हाल है वो देखेंगे। तो म्यूचुअल फंड वाले ने अप्रैल और मई मंथ में कुछ स्टेक यहाँ पे बेचा, बाकी फिर से जून मंथ में स्टेक को खरीदारी किए। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करो तो ध्यान से देखेंगे तो अप्रैल मंथ में क्या हुआ, तो अप्रैल मंथ जून मंथ में यहाँ पे मई और अप्रैल मंथ में क्या क्या बेचा गया, तो बेचा गया मतलब शेयर को नीचे लेके आए, उसके बाद देखिए यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट किए, ऊपर लेके गया तो देखिए कंटिन्यूसली अभी भी बाइंग किया जा रहा है। तो मैंने आपको ट्रेड मेंशन किया था, जो ट्रेड था एक सेल मतलब हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स का। तो यहाँ पे शोल्डर्स को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे एंटी लेवल्स बना, मेरे एंटी लेवल्स यहाँ पे है और देखिए नीचे तो आया, उसके बाद देखिए फिर से किस तरीके से ऊपर लेके जा रहे हैं। तो थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है क्योंकि 200 डेज ईएमए है, इसको सपोर्ट एक मिलेगा, उसके बाद वो रिवर्सल करके बाउंस कर सकते हैं। तो देखा जाए अगर प्रॉफिट मिलता है तो 20% का गेन मिलेगा और टारगेट जो होगा वो अराउंड 4,380 रुपीज़ के आसपास। तो जब प्रॉफिट होगा, टारगेट होगा, मैं आपको मेंशन करूंगा। तो ये मेरा ट्रेड है, तो आपका ट्रेड नहीं है, तो प्लीज़ आपके रिसर्च के हिसाब से काम करिए क्योंकि आप इस तरीके से ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से काम करिए। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मेरा नहीं होता। मैं जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न बनता है मैं आपके साथ एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर करता हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है एंजल वन। देखिए एंजल वन इंडिया के देखा जाए तो एक पॉपुलर कंपनी में एक है
और टॉप 3 कंपनीज़ में अगर बात करूँ तो एंजल वन आपको टॉप 3 रैंकिंग में दिखेगा, स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज़ में। स्टॉक ब्रोकिंग का मतलब होते हैं आप सभी जानते हैं, आप जिस ब्रोकर के माध्यम से ट्रेडिंग करते हैं, जिस ब्रोकर के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, तो उसी सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनीज़ हैं। तो इंडिया में 3rd पोज़ीशन में एंजल वन है, मगर एंजल वन के ऊपर सेबी ने एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 6 मंथ तक वो कोई नया एपी ऐड नहीं कर पाएँगे। तो एपी का मतलब क्या है? ऑथराइज़ पर्सन। ऑथराइज़ पर्सन मतलब मान के चलिए जितने सारे आज स्टॉक ब्रोकिंग में कस्टमर्स एक्वायर किया गया, वो सारे के सारे कंपनीज़ ने नहीं किया। वो फ्रेंचाइज़ीज़ देकर एपी बनाकर उसके माध्यम से कस्टमर एक्वायर किया। तो कुछ एपीज़ ने गलत काम कर रहा था, तो सेबी ने बहुत बार एंजल वन को ये मेंशन किया कि आप उस एपी को मतलब आपकी कंपनी से बाहर करिए। उन्होंने नहीं सुना, तो उनके साथ डील करके कोलैबोरेट करके काम कंटिन्यू करने दिया। तो इसलिए सेबी ने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 6 मंथ तक कोई भी नया एपी वो ऐड नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स कहाँ पे होगा? देखिए एपी ऐड नहीं होंगे तो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा ऐड नहीं होगा, तो कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है उसके ऊपर थोड़ा-सा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर हमेशा तैयार है मार्केट को कैप्चर करने के लिए, मार्केट से कस्टमर उठाने के लिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो मार्केट कैप छोटा है, बड़ा होने का कैपेबिलिटी है। मैं इस कंपनी का जो मार्केट कैप है आज 12,000 करोड़ के आसपास है। मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, इस कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ बनेगा। तो मैं क्योंकि इस कंपनी का स्ट्रेंथ भी है, ऐसे नहीं कि कंपनी का स्ट्रेंथ नहीं है, आरओसी आरओई तो बेस्ट है, पी रेशियो भी ठीक-ठाक है और डेप्थ भी एकदम ना के बराबर है। तो कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 36% के आसपास इसका डेप्थ बना, मतलब सॉरी 0.36% के आसपास डेप्थ बना। इसका मतलब डेप्थ कम है, मेरे हिसाब से डेप्थ कम है। और इनकम भी ठीक ठाक है। कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग छोटा मोटा है, ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं है। और इसका डायरेक्टली फायदा किसने उठाया, अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर के बाद एफ ने अच्छा खासा होल्डिंग्स उठाया और डीएस ने भी उठाया। देखिए एफ और डीएस कब मान उठाना स्टार्ट किया, कोविड के बाद। क्योंकि कोविड के बाद उसको पता है कि फॉरेन में आज इंडिया में दिखे तो 2-2.5% लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, जहाँ पे यूएस में 55% लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो दोनों में अंतर देखिए कितना फर्क है। अगर आज इकोनॉमिकली देखा जाए तो इंडिया धीरे धीरे करके बहुत स्ट्रांग हो रहा है, उस बेसिस में पर कैपिटल इनकम भी बढ़ेगा। जब इनकम बढ़ेगा तो लोग किसी ना किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट तो करेंगे, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो डायरेक्टली स्टॉक में हो, चाहे वो और किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसका डायरेक्टली कैश, जब मार्केट में जो कैश फ्लो बढ़ेगा तो उस कैश फ्लो के हिसाब से स्टॉक मार्केट का भी ग्रोथ होगा। तो एक बड़े से बड़े इस ग्रोथ आने के पहले से ही इंस्टीट्यूशन देखिए किस तरीके से होल्डिंग्स को इंक्रीज किया, और पब्लिक क्या गलती कर दिया, जहाँ पे होल्ड्स करना चाहिए था वहाँ पे माल बेचना स्टार्ट कर दिया। तो कोई बात नहीं, जितने सारे आप भी इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं तो कंटिन्यूसली लॉन्ग जर्नी के लिए जरूर सोचिए। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो वो आप देखेंगे तो मैंने आपको कुछ ट्रेड मेंशन किया था। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से था, मैंने आपको ट्रेड इसीलिए मेंशन किया था क्योंकि कंपनी के ऊपर एक लेवल्स क्रिएट हुआ। वो लेवल्स क्या है, मैं आपको ये भी मेंशन करूँ तो देखिए यहाँ पे क्या बना, एक मतलब शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, फिर से शोल्डर, फिर से शोल्डर। दोनों शोल्डर्स बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया, और मैंने ये जो हेड था इस हेड के टारगेट यहाँ पे अचीव देख आपको दिखाया, मार्किंग करके दिया। और देखिए 26% के आसपास टारगेट बना। हाँ, मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर मैंने इस रेजिस्टेंस के पास में एग्जिट कर लिया। देखिए मैंने आपको बाय सेल करने के लिए नहीं बोला, तो अगर आपने बाय किया है और एग्जिट भी किया है तो प्लीज़ आपके हिसाब से रखिए। हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि आपने सीख कर काम किया, आपने ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली काम किया। तो प्लीज़ सीख कर काम करिए, तभी आपको मार्केट से डर नहीं लगेगा। हाँ, आपने एग्जिट यहाँ पे क्यों लिया मुझे पता है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन मिला था। हाँ, मुझे भी लग रहा था कि इस लेवल को टच करने के बाद रिवर्सल करेंगे, मगर जब भी इस लेवल से पहले एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बना, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना, मुझे तभी अंदाजा लग गया था कि वो टारगेट इजीली अचीव करेगा, क्योंकि बायर अभी भी एक्टिव है, बायर यहाँ से बाय करना चाहते हैं। तो उसके बाद देखिए प्रॉफिट होने के बाद ही देखिए किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हुआ। तो ये नेचर है, इस तरीके से नेचर के बेसिस में स्टॉक काम करते हैं। तो हम लोग इस बेसिस में सोचकर काम करेंगे तो कंपनी का पैटर्न्स क्या बन रहा है, कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है और कंपनी के लेवल्स क्या है। मैं हमेशा प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता हूँ। प्राइस एक्शन मेरे लिए भगवान जैसा है, क्योंकि प्राइस एक्शंस में ही मुझे आज तक की प्रॉफिट मिला। बाकी जितने सारे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स है वो तो अलग है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शायद उसको यूज़ करते होंगे, मगर मैं टोटली प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता हूँ। आप भी प्राइस एक्शन ट्रेडर्स है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके यस लिख कर भेजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है 5 पैसा कैपिटल। ये भी देखिए एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और 5 पैसे कैपिटल्स के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। तो आप कहेंगे सर क्यों? इसके पीछे 2 कारण है। पहली कारण 5 पैसा कैपिटल्स आज अच्छा खासा एक करेक्शन मूड में है
और उसके बाद धीरे-धीरे करके उन्होंने रिवर्सल भी किया। उसके पीछे 2 कारण से मैं पहले आपको बता दूँ। फर्स्ट जो कारण है वो है प्रोमोटर। अब अगर प्रोमोटर देखेंगे तो आप यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर याद रखना, यहाँ पे निर्मल जैन जी उन्होंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर 20% होल्डिंग्स रखा। अगर उनके पोर्टफोलियो के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखेंगे, उन्होंने इस कंपनी के ऊपर 5 पैसे के ऊपर भी 20% होल्डिंग्स, उसके बाद 361 ये भी एक इसी रिलेटेड कंपनी है जिसके ऊपर करीबन 7%, आईआईएफएल फाइनेंस के ऊपर 12% और आईआईएफएल सिक्योरिटीज के ऊपर 15%। ये सारे कंपनीज के ऊपर प्रोमोटर एक ही है। तो प्रोमोटर ने एक डिसीजन बढ़ा लिया। क्या डिसीजन है कि सेबी ने देखा जाए तो 1 साल के लिए क्या किया, आईआईएफएल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि वो नया कस्टमर ऐड नहीं कर पाएंगे। तो नया कस्टमर ऐड नहीं कर पाएंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे जितने सारे कस्टमर इसके ऊपर ऐड हुआ था, वो कस्टमर तो अभी क्या करेंगे, मतलब पहले से ऐड था, अभी नया कस्टमर तो वो ऐड नहीं कर पाएंगे। तो क्या प्रोमोटर हाथ में हाथ लेकर बैठे रहेंगे कि इस कंपनी के ऊपर सेल्स डाउन होगा तो कि बाकी कंपनीज के ऊपर सेल्स वो नहीं बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे। वो आप क्या करेंगे, इसमें जितने सारे एम्प्लॉयज है उसको डायरेक्टली कहेंगे कि चलो आप जाकर 5 पैसा कैपिटल्स के ऊपर मार्केटिंग करें, उसके ऊपर कस्टमर एक्वायर करें। तो प्रोमोटर इस तरीके से सोचकर काम करते हैं। तो आप भी इसी तरीके से सोचकर काम करिए कि एक्चुअली मार्केट में क्या हो रहा है और मार्केट में क्या होना चाहिए। तो देखिए आपको इसीलिए देखिए इंस्टीट्यूशन ने होल्डिंग्स बढ़ा दिया और देखिए एफआईएस ने होल्डिंग्स बढ़ाया। हाँ, आप कह सकते हैं कि सर डीएस के पास तो कोई भी होल्डिंग नहीं है, कोई बात नहीं। डीएस ने उसको अच्छा नहीं लगा तो इसने होल्डिंग्स नहीं किया, कोई बात नहीं। हमेशा हर किसी कंपनी के ऊपर होल्डिंग रहेगा, ऐसे हो नहीं सकता। तो पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसी के कारण वजह से है क्योंकि कंपनी का आरओसी आ रहा है तो ठीक है, पी रेशियो भी ठीक है, एनुअली इनकम भी ठीक ठाक है और डेप्थ भी एक रीजनेबल में है। और कंपनी का देखिए बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को इंक्रीज किया, इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। कंपनी का बैलेंस शीट में देखिए कंपनी का रिजर्व बढ़ा, एक फिक्स एसेट भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, कर्जा कम हुआ। तो ये सारे पॉइंट कंपनी के फ्लेवर में है। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न में, तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था, आप टेलीग्राम में जाकर भी देख सकते हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने आपको बार बार बोला था कि यहाँ पे एक कप बना और उसके बाद एक हैंडल्स बना, और मैंने यहाँ पे जो हैंडल्स क्रिएट हुआ मैं आपको ये भी बोला था, मैं हैंडल के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इसीलिए मैं फील किया क्योंकि जब शेयर में यहाँ पे क्रैश हुआ, ये जो क्रैश हुआ था ना, ये क्रैश कौन सा दिन में हुआ? ये क्रैश उस दिन में हुआ जब आईआईएफएल के ऊपर बड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। क्योंकि आईआईएफएल के रिस्ट्रिक्शन के कारण इस स्टॉक में गिरावट क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का प्रोमोटर सेम ही है। तो एक कंपनी के ऊपर गिरावट होगा तो दूसरे कंपनी के ऊपर भी तो होगा ना। तो यहाँ पे देखिए एक चीज मेंशन मैं आपको कर दूं कि गिरावट तो हुआ था मगर उसके बाद देखिए किस तरीके से बाइंग किया गया। इसका मतलब बायर बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो चाहते हैं कि इसको ऊपर लेके जाना चाहिए। तो देखिए एंटी लेवल्स इसके ऊपर बना और यहाँ पे टारगेट, यहाँ तक मेरा टारगेट है, तो ऑब्वियसली 30% का गेन मुझे मिल सकता है। तो अभी तक नहीं मिला तो मैं होल्ड करूंगा इस लेवल तक टारगेट मिलने के लिए। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पहले देख चुके हैं जब मैंने एंटी लेवल्स आपको साथ मेंशन किया था एज ए एजुकेशन पर्पस में। तो आप जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड। तो शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड जो है वो एक देखा जाए तो एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, कंपनी स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया और कंपनी का 1:10 रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट मिलने वाला है। और दूसरा एक कंपनी है जिसके बारे में मैं बात करूँ जिसका नाम है जीएनए एक्सेल्स लिमिटेड। तो एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। तो इन्होंने भी एक अच्छा खासा अनाउंसमेंट किया, वो है बोनस का। 1 सितंबर में 1:1 का बोनस कंपनी देने वाले हैं। तो बोनस भी मिलेगा, स्प्लिट भी मिलेगा अलग अलग कंपनी के ऊपर। तो आप किसके ऊपर निवेश कर रहे हैं तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट्स करना। हाँ, ऑब्वियसली रिस्क को मेजर करके ही काम करना, सारे चीज स्टडी करके ही काम करना, ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर निवेश मत करना। मैं किसी भी स्टॉक के ऊपर आपको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो बाय एंड सेल्स बन रहा है, जो मतलब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बन रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज एक बार रिसर्च करके ही काम करना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।